और ऐसा भी जो टोरेंट को लाकर इन लोग ने जो मुमरा वासियों को गिफ्ट किए हैं वो तो सबको पता ही है कि तो कैसे टोरेंट को बिल आ रहे हैं, हाँ। कितने कितने बिल आ रहे हैं, है ना। और टोरेंट आने के यानी नहीं आएंगी, इनका कहना है अगर कि आएंगी टोरेंट को तो इन्होंने नहीं लाया। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो बीजेपी ने लाया। इनका मतलब ऐसा आरोप है कि बीजेपी के दौर में मतलब ये टोरेंट आई है। मैंने ये बहुत से इंटरव्यू में क्लियर किया हूँ। आज भी मेरे पास पेपर की कटिंग है, न्यूज़ है उस टाइम की। हमारे बावन कूड़े वहाँ पर जब मिनिस्टर थे, हम लोग खुद पर्सनली वहाँ मिलने गए थे और हम लोग ने उसको स्टे लगाए थे। मगर जब इन लोग की सरकार आई तो ये टोरेंट को लाया किसने मुमरा में? वो लोग तो कहते हैं कि नहीं, बीजेपी मैं बताता हूँ ना कैसा है, मैं बताता हूँ कैसा है। मुझे कैसा मालूम, अभी एक मुमरा जो क्षेत्र है ना, ये किसका क्षेत्र है? वहाँ के एमएलए कौन है, वहाँ के नगर सेवक कौन है, वहाँ सत्ताधारी पार्टी कौन है? तो उनके साइन के बगैर कोई भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है क्या? एक कॉमन बात है जो पब्लिक को भी एकदम क्लियर समझ में आएंगी। सत्ता तुम्हारी है और बीजेपी वालों ने लाए, तो आप लोगों को पता ही नहीं चला। तो यार कॉमन यानी बात ही नहीं है, कोई साइंस की बात ही नहीं है। आप लोगों की सत्ता में आई है और उस वक्त पे बहुत दावे भी किए गए कि हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा अगर टोरेंट आ गई तो। अरे भाई आ गई, कहाँ है? तो अभी क्या करना चाहिए जिन्होंने ये दावा किया? अभी क्या करना चाहिए? अभी बस वही मोर्चे निकालो। ला तो तुमने दिए, अभी भी पब्लिक को महीने के 20-20 हजार रुपए बिल आ रहे। कौन जिम्मेदार है? कुछ भी नहीं। उन लोग ने मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए मुमरा में बीजेपी की जो दिग्गज नेता है बिलाल शेख, वो यहाँ पे मौजूद है। वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ऐसी बात है, वो क्या खुलासा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बीच। बिलाल भाई, क्या बताना चाहते हो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा की रहवासियों को? आखिर वो कौन सी ऐसी बात है और क्या खुलासा करना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोग जानते हो पहले से ही मैंने हॉस्पिटल के काम ज़्यादा ही किया हूँ। कोविड के टाइम पे भी मैंने एक 45 लोगों का कुछ मैंने पूरा बिल पूरा उड़ा के दिया था, पूरा ज़ीरो करके दिया था। 3 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख हाईएस्ट था, वो भी मैंने करा के दिया था। हॉस्पिटल के मुद्दे के ऊपर से ही मैंने आज एक बात किया हूँ। एक्चुअली प्राइम हॉस्पिटल में आपको पता है अप्रैल के टाइम पे भी जो आग का हादसा हुआ था, उसके बाद में मैंने अभी कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देखा एक न्यूज़ की, उसमें वहाँ के रहवासी बोल रहे हैं, यानी उन लोग के 3 बार इसके पहले भी आग लग चुकी है। ये जो हादसा ये 4थी बार हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर अभी पत्र व्यवहार किया हूँ सब जगह पे। अच्छा। मंत्रालय से लेके पूरे थाना में हर जगह पे मैंने डाला हूँ कि भाई ये प्राइम हॉस्पिटल अभी जो वापस से चालू हुआ है इसका फायर ऑडिट है क्या? अच्छा। अगर नहीं है तो फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट इसको सी फॉर्म कैसा देता है? और सिर्फ प्राइम की बात नहीं है, मुमरा में जितने भी हॉस्पिटल है उसका या तो फिर फायर ऑडिट कराओ, उसको लीगली तौर पे चलाओ ना। तुम इलीगल चलाओगे। हॉस्पिटल में आदमी क्यों जाता है? बचने के लिए जाता है कि भाई चलो बीमारी है, आदमी बच जाएगा, तो मरने के लिए कोई नहीं जाता है। तो बिलाल भाई, ये जो आपने पत्र व्यवहार किया ये कब किया है? ये अभी किया हूँ 27 तारीख का, 27/9। अच्छा। ये अभी एक हफ्ता भी होने आया है अभी। अच्छा अच्छा। और कल मैंने जाके पर्सनली भी ये सब जगह डाल के आया, ट्वीट किया हूँ, मेल किया हूँ, हर जगह से मेरे को रिप्लाई भी आया है। इसके ऊपर एक्शन होगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं होगा तो मैं कोर्ट में जाके PIL भी दाखिल करूँगा। क्योंकि मन में कैसा है ना, एक आदमी हॉस्पिटल जाता है वो मरने के लिए थोड़ी जाता है यार। तुम फिर इनलीगल हॉस्पिटल चला रहे हो, कोई ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, जितने मुमरा में हॉस्पिटल है वो सब रेसिडेंट के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है। कोई हॉस्पिटल का ऐसा प्लान तो है ही नहीं। अब प्राइम का भी आप देखो, मीटर बॉक्स उसका ICU के एंट्रेंस के पास उसका मीटर बॉक्स था, बिल्कुल। रिसेप्शन भी वहीं है। तो ये कोई प्लानिंग तो है नहीं, सब तो GP बिल्डिंग चलती है मतलब मुमरा। आपका कहने का मतलब कि ये जो अस्पताल है मुमरा कौसा के, एक तरह से देखा जाए तो ये लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों की जान बोले तो जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो भी, और जो जिस बिल्डिंग में हॉस्पिटल है जी उनके रहवासियों का भी है ना जी। यानी ये तो पूरा कब भी अगर हादसा हो गया तो कौन भर के देगा? बराबर। जान कोई दे सकता है क्या? मुआवजा कोई वो नहीं है। मुआवजा मिलने के बाद में कि आदमी चला गया तो मुआवजा लेके क्या करेंगे? तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने मांग किया हूँ कि सब पूरा फायर ऑडिट किया जाए, उसके बाद में जो लीगल है वो चलाया जाए। अच्छा, थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखा, उसमें हमारे जो TMC के विरोधी पक्ष नेता है उनकी महासभा की ऑडियो थी, वो लोग ने चलाई। अब उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि प्राइम हॉस्पिटल में आग लगी थी जब हमारे किरीट सुमय जी आए थे ना वहाँ पर, तो बोले किरीट सुमय ने बोले कि ये जो इलीगल हॉस्पिटल है बंद करो, बराबर। तो बोले मैंने उस वक्त ऐसा बोल दिया कि आप लोग अगर बंद करोगे
तो जैसा कि चाइना वालों ने 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल बनाए, तो तुम 24 घंटे के अंदर बना के दो। तो मैं उनको पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने माने कि हम 24 घंटे में भी बना सकते, आपने ये एक्सेप्ट किए। मगर दूसरी बात ये है कि आप खुद का भी तो देखो यार, जो टीएमसी हॉस्पिटल बन रहा है 12 साल हो गए अभी तक नहीं बना वो, और तुम हमको 24 घंटे में बनाने के लिए बोल रहे हो। अब वो बात ही नहीं कर सकते हो वो। पहले जो तुम कर रहे हो वो तो करके दो। तुम्हारा हॉस्पिटल बना क्या आज तक? अभी लास्ट भी क्या बोले थे, जुलाई के अंदर जब पहली बार मीडिया को अंदर लिया गया, उसके पहले भी मेरा इंटरव्यू आया था। वो इंटरव्यू के बाद दूसरे दिन सब मीडिया को अंदर लिया गया, अंदर का माहौल दिखाया गया, भाई ऐसा है और हम जुलाई में चालू कर देंगे। जुलाई तो गई भाई, अक्टूबर में आ गए अपन, अभी तक तो कोई है ही नहीं वहाँ पर, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। बिलाल भाई, जैसे कि अभी आपने मुमरा कौसा में जो भी अस्पताल चल रहे हैं उसको लेके आपने जानकारी दी, इसके अलावा भी आप कुछ और जानकारी देना चाहते थे? सर एक मुद्दा क्या मान कि अभी देखो, आप लोकल ट्रेन में आप जाओगे ना तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगी। और अभी तो लोग क्या बोल रहे कि अगर तुमने दोनों वैक्सीन लिए तो तुमको हम टिकट देंगे। मैंने एक ट्वीट किया हूँ, वो एक बंदा है अयूब भाई करके, वो बेचारे ने तो दोनों डोज लिया है, फिर भी उसको है ना टिकट नहीं दी। उसको क्या बोले, तुमको पास लेना पड़ेगा। अरे उसको महीने में एक बार वो जा रहा है तो वो पास क्यों लेगा? अच्छा, मेरा मुद्दा क्या, मैंने वो चीज़ को ट्वीट किया हूँ, आप मेरा ट्विटर आईडी पे चेक कर सकते हो। उसमें मैंने गवर्नमेंट का एक जेआर की कॉपी डाला हूँ, आरटीआई के थ्रू जो निकाले, उसके अंदर लिखा है कि तुम्हारे इच्छा अनुसार है वैक्सीन लेना, कोई कंपलसरी नहीं है। और इससे कोई भी गवर्नमेंट के काम में या तुम्हारी नौकरी में या कोई भी सुविधा के अंदर कोई उसका ताल्लुक नहीं है। तो फिर तुम लोकल में चढ़ने के लिए ये क्यों पूछते हो कि तुमने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई, है ना? अभी हर चीज़ तो चालू है, मॉल्स वगैरह भी चालू है, तो ट्रेन में आदमी क्यों जाता है? जॉब के लिए जाता है। अब सबके काम धंधे बंद है, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से ये दरख्वास्त किया हूँ कि सर ये वैक्सीन वाली कंडीशन हटा दो और लोकल चालू कर दो, क्योंकि सब तो क्राउड है ही सब जगह पे, हर चीज़ तो आपने चालू कर दी, तो फिर लोकल को सिर्फ वैक्सीन वालों को क्यों है? तो मैंने ये मांग किया हूँ कि वैक्सीन के बगैर भी सबको टिकट दो, जैसा नॉर्मल पहले चल रहा था वैसा चालू करो। अच्छा बिलाल भाई, अभी पिछले दिनों जिस तरीके से मतलब मुमरा कौसा के अंदर विकास को लेके शहर की राजनीति गरमाई हुई, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी विकास के बड़े बड़े दावे करती है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि पहले एनसीपी का एक स्लोगन हुआ करता था, जो मुमरा कौसा की कई दीवारों पे वो स्लोगन लिखा हुआ था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा। लोगों ने अपनी सोच बदली और उस टाइम के एमएलए जितेंद्र अवार साहब, उनको 3 बार मतलब शहर की जनता ने भारी मतों से मतलब उन्हें जिताया, और जिसके चलते आज वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हुए हैं। तो वो जो स्लोगन था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा, क्या परिवर्तन आया, कितना बदला मुमरा आपकी नज़र में? सोच तो पब्लिक ने बदल दी, मगर मुमरा नहीं बदला। अब विकास की बात करूंगा ना तो भाई बहुत मुद्दे हैं, सिर्फ एक छोटा सी मुद्दा ले लो। स्टेशन पे आप जाओगे ना, शौचालय, एक शौचालय स्टेशन पे है, एक राजन कीने साहब के ऑफिस के पीछे रोड पे एक शौचालय, उसके बाद में कल्याण बाटे तक शौचालय नहीं है। क्यों मालूम तुम्हारे को? क्योंकि उसके बाद में किसी को भी वॉशरूम जाना ही नहीं होता है, समझे? उन लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं। अपने उसके बीच में गुलाब पार्क का इतना मार्केट है जिसमें हजारों लोग आते हैं, उन लोगों को भी पेशाब पानी को जाना नहीं रहता है, इसके लिए यहाँ पर शौचालय नहीं है। ये है तुम्हारा विकास के सवाल का छोटा सी जवाब। नहीं, ये तो अभी वो स्लोगन शायद उन्होंने एनसीपी ने बदली कर दिया, उसका मतलब अभी उनका स्लोगन ये हो गया है कि काम बोलता है, एनसीपी का काम बोलता है। तो कितना बोलता है एनसीपी का काम, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर आप? काम बोलता है तो काम होगा तो बोलेगा ना, नहीं काम तो है ही नहीं तो कौन बोलेगा? हॉस्पिटल बन रहा है कभी से, पता नहीं कितने सालों से। मैं कॉलेज जाता था ना मोहन भाई, जब हम लोग वहाँ पर जाते थे कि भाई एक हॉस्पिटल बनने वाला है, आज मेरी क्या एज है, अभी तक वो हॉस्पिटल बना नहीं है। ये विकास है। रोड की हालत तुम देख रहे हो, है ना? रोड पे बैठ के आदमी पत्थर उड़ा के दिखा रहा है, देखो क्या काम है। तो कौन काम कर रहा है भाई? तुम लोग ही तो कर रहे ना। रोड का क्या विकास हुआ ये बताओ ना। ट्रैफिक की समस्या वहाँ के वहीं है, आज भी एक एम्बुलेंस को अगर जाना है पहुँच सकती क्या? नहीं पहुँच सकती। अच्छा बिलाल, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आज से अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो मुमरा कौसा में उस समय भी मतलब बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, लोगों के इलाकों के अंदर पानी के टैंकर उस दौर में भी मतलब भेजे जाते थे, लोग
पानी की समस्या से बहुत परेशान थे और बिजली की आंख मचोली भी लगातार होती रहती थी। ये जो है, ये बिजली है, पानी है, ये लोगों की जो अहम बुनियादी ज़रूरत है। तो क्या आज कैसे मतलब देखते हैं इतने सालों के बाद, 15 साल के बाद, कितना मतलब इसके अंदर मतलब सुधार हुआ? क्या ये समस्या खत्म हो गई बिजली और पानी की इस शहर के अंदर? सर देखो, बिजली की और पानी की समस्या तो 15 साल जैसी पहले थी ना, अभी भी वैसी है। आप अलमस कॉलोनी के अंदर चले जाओ, सैनिक नगर वगैरह में, वहाँ पर आप देखो आज भी वहाँ पानी नहीं है। नहीं, बिजली की सत्ताधारी पार्टी ने तो कई इलाकों के अंदर बड़ी बड़ी टंकियां लगाई है, टंकियां लगाई तो चालू कहाँ है? उसके बावजूद भी आप बोलते हैं कि पानी नहीं है शहर तो के कहाँ है? आप देखो ना वहाँ पर प्रैक्टिकल अपन देखते हैं ना। मैं तो एरिया का नाम तुमको बता रहा हूँ ना कि वहाँ पर अभी तक कितने टैंकर तो हम लोग भेजते हैं, हम लोग के कार्यकर्ता वहाँ टैंकर भेजते हैं। मैं कितनी बार फोन करके टैंकर भेजा, आज भी वहाँ पानी की तकलीफ है। अम्बेडकर नगर में तुम घुस जाओ, वहाँ पर देखो 15-20 दिन पहले कि लाइट ही नहीं है, वहाँ पर लाइट की समस्या है। और ऐसा भी जो टोरेंट को लाकर इन लोग ने जो मुमरा वासियों को गिफ्ट दिए हैं, वो तो सबको पता ही है कि कैसे बिल आ रहे हैं, कितने कितने बिल आ रहे हैं, है ना। और टोरेंट आने के यानी नहीं आएंगी, अगर आएंगी टोरेंट को इन्होंने नहीं लाया। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो बीजेपी ने लाया, इनका मतलब ऐसा आरोप है कि बीजेपी के दौर में मतलब ये टोरेंट आई है। नहीं, मैंने ये बहुत से इंटरव्यू में क्लियर किया हूँ। आज भी मेरे पास पेपर की कटिंग है, न्यूज़ है उस टाइम की। हमारे बावनकुड़े वहाँ पर जब मिनिस्टर थे, हम लोग खुद पर्सनली वहाँ मिलने गए थे और हम लोग ने उसको स्टे लगाए थे। मगर जब इन लोग की सरकार आई तो ये टोरेंट को लाया किसने मुमरा में? वो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी। मैं बताता हूँ ना कैसा आया, मैं बताता हूँ कैसा आया। मोइन भाई कैसा मालूम, अभी एक मुमरा जो क्षेत्र है ना, ये किसका क्षेत्र है? वहाँ के एमएलए कौन है, वहाँ के नगर सेवक कौन है, वहाँ सत्ताधारी पार्टी कौन है? एनसीपी। तो उनके साइन के बगैर कोई भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है क्या? एक कॉमन बात है जो पब्लिक को भी एकदम क्लियर समझ में आएगी। सत्ता तुम्हारी है और बीजेपी वाले ने लाए, तो आप लोगों को पता ही नहीं चला। तो यार कॉमन यानी बात ही नहीं है, कोई साइंस की बात ही नहीं है। आप लोगों की सत्ता में आई है और उस वक्त पे बहुत दावे भी किए गए कि हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा अगर टोरेंट आ गई तो। अरे भाई आ गई, कहाँ है? तो अभी क्या करना चाहिए जिन्होंने ये दावा किया? अभी क्या करना चाहिए? अभी बस वही मोर्चे निकालो। ला तो तुमने दिए, अभी भी पब्लिक को महीने के 20-20 हजार रुपए बिल आ रहे, कौन जिम्मेदार है? कुछ भी नहीं। उन लोग ने अभी ला तो दिए ना, अभी सब मुमरा वासियों को झेलना ही है। या तो फिर निकलो, एक साथ में आंदोलन निकालो, पूरे मुमरा एक हो जाओ, तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इनके सत्ता के टाइम पे ही आई है, अगर ये लोग चाहते तो नहीं आती थी। तुम्हारी सिग्नेचर तो होगी ना यार, तुम्हारे एरिया में जब एक चीज़ आ रही है तो तुमको पता ही नहीं, ये तो कोई सेंस की बात ही नहीं है। बिलाल भाई, थोड़ी देर पहले आपने ट्रैफिक के मसले पे बात की थी कि मुमरा में ट्रैफिक का भी एक बड़ा अहम मसला है। तो ये जो ट्रैफिक की समस्या है, आपकी नज़र में ये कैसे सुलझेगी ट्रैफिक की समस्या, और ये ट्रैफिक की समस्या का कारण क्या है? मेरी नज़र में ना मोइन भाई देखो, इसके दो कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा अपना प्रॉब्लम क्या है मालूम, अपना मार्केट जो गुलाब पार्क मार्केट है ना, वो रोड पे है। अगर इन लोग ने एक हॉकर जोन बना के दिए होते आज तक, तो ये समस्या है ना, मैं समझता हूँ 80% तो तुम्हारे मार्केट से ही खत्म हो जाएगी। अगर मार्केट वहाँ से हट गया, रोड भी अभी है, तो ये हो जाएगा। दूसरा बात ये है ना कि रोड पे जो अवैध पार्किंग होती है, आप देखो गाड़ियां ले दे खड़ी करके छोड़ के चले जाते। तो पार्किंग जोन में तो गाड़ियां कहाँ खड़ी? वही तो बता रहा हूँ कि पार्किंग जोन भी नहीं है हमारे पास, ना हॉकर जोन है, हॉकर जोन है, तो वो सब रोड पे आने वाला है। अब जब रोड पे आएगा तो तुमको फिर ट्रैफिक तो होगी, और इसका सोल्यूशन यही है कि तुम हमको हॉकर जोन बना के दो, पार्किंग जोन बना के दो, ताकि रोड पे पब्लिक नहीं आवे। सिंपल बात है, जब तक ये मुद्दा नहीं हटेगा तुम्हारे को ट्रैफिक झेलना ही। और एम्बुलेंस अगर किसी को जाना है तो पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस ले जाते आदमी के डेथ हो जाता, नहीं पहुंचता हॉस्पिटल में। बिलाल भाई, पिछले दिनों जब शहर के अंदर तेज वर्षा हो रही थी तो उस समय एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ था, और वो मुद्दा था कौसा MM वैली कब्रिस्तान का। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो कौसा MM वैली का जो कब्रिस्तान है, बारिश के दिनों में वहाँ पे पानी भर जाता है, और लोगों का ऐसा कहना है, जो लोग वहाँ पे मैयत को तदफीन के लिए जाते हैं, उन लोगों का कहना है कि जो कब्र खोदी जाती है मैयत को दफनाने के लिए, उसके अंदर पानी भरा होता है और वो बदबूदार पानी होता है। उसको लेके शहर के अंदर काफ़ी मतलब बवाल मचा हुआ था, सोशल मीडिया पे भी काफी
उसको लेके आवाजें उठी थी। तो क्या कहना चाहोगे कब्रिस्तान के मुद्दे पे, और जिस तरीके से उसको लेके विवाद अब तक चल रहा है, उसको लेके आप क्या कहोगे? देखो मोहिन भाई, कैसा ना, कब्रिस्तान का जो मसला है ना, ये तो कई बार हम लोग ने आंदोलन किए थे, वो सब पूरा मुमरा को पता है कब्रिस्तान का क्या था। जो पानी का आप बोल रहे हो ना, पहले तो वो खाड़ी है, दूसरी बात आप देखो उसके वॉल के बाजू में से ना गटर की पूरी लाइन गई है, तो वो जो गटर का पानी है वो नीचे से तो जमीन में आएगा ही, कॉमन बात है। बिल्कुल। तो वो जो गंदा पानी आ रहा है वही पानी निकलता वहाँ से, जिसकी वजह से अपन जो हमारे घर वालों को या पहचान वालों को, जिसको भी अपन ने जिसे तफीन किए हैं, उनकी बेहरमती हो रही है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, मैं बॉम्बे में अब्दुल रहमान स्ट्रीट जामा मस्जिद ट्रस्ट में हम लोग मेंबर है, खानदानी मेंबर है। और जो चन्नी रोड का जो अपना बड़ा कब्रिस्तान है ना, उसके वो हम लोग की जमात का है। अब वहाँ पर मेरे को पानी दिखा दो खोद के, क्यों? वहाँ की जो मिट्टी है ना, पिछले दिनों मंत्री साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो तो कह रहे थे कि बड़े से बड़े कब्रिस्तान के अंदर, चाहे वो मुंबई का कब्रिस्तान क्यों ना हो, बारिश के दिनों में वहाँ से पानी निकलता हो और वो उस कब्र में भी पानी भरता है। वो देखा था ये सच है वीडियो। हाँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारा बड़ा कब्रिस्तान जो है ना, हम लोग के अंडर में है वो, तो हमको पता है वहाँ क्या है। वहाँ पर ना आप चौपाटी गए होगे ना, चौपाटी की जो रेत रहती ना, वो मट्टी है वहाँ पर, जिसकी वजह से बॉडी भी जल्दी कमजोर होती है। और दूसरी बात, वहाँ पर पानी नहीं आता है। आप मेरे पीछे कभी भी जाना और वहाँ पर खोद के कभी किसी की कब्र खोद रही है तो आप देखो उसके अंदर पानी आता है क्या। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपन ने वैसी मिट्टी डाले नहीं। अभी वो कौन सी मिट्टी डाली गई और वो मिट्टी कहाँ से आई थी, उसके बारे में भी सब सोशल मीडिया पे बहुत से ऑडियो भी रिलीज हुई, वो सब पब्लिक को सब पता है, उसमें मेरे को बोल के कोई मतलब भी नहीं है। मगर मेरा सवाल क्या है, सबसे पहले की बात, इससे भी पहले की बात क्या है, हमको 107 नंबर का सर्वे नंबर दिया गया था, जिसमें आज भी वहाँ शिया का कब्रिस्तान है और बोरी का कब्रिस्तान है। मित्तल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। मित्तल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। 107 नंबर सर्वे नंबर है, जिसमें शिया भाई लोग है और बोरी भाई लोग है। पीछे का कुछ हिस्सा अपने को मिल रहा था, मगर वहाँ पर भी मैंग्रोव्स वगैरह थे, तो अपन ने वो नहीं लिए थे। उसके बाद में 56, 57, 58 ये 3 सर्वे नंबर है ना, जो अपने को राज्य सरकार से एलोकेट किया गया था कब्रिस्तान के लिए। तो मेरा सवाल ये है, पहले भी था अभी भी है, कि ठीक है अपने को क्या भटकाया जा रहा है कि भाई तुमको बहुत बड़ा कब्रिस्तान दे रहे, तुमको अच्छा खूबसूरत दे रहे है ना, ऐसा दे रहे और वैसा दे रहे, मगर भाई हमको जो मिला था वही देने का था ना। कम से कम ये हमारी कब्रों के अंदर पानी तो नहीं आता बराबर। अगर हमको 56, 57, 58 में मिलता तो हमको ये आज सिचुएशन जो झेलना पड़ रही है, ये नहीं झेलना पड़ता था, नहीं झेलना पड़ती थी। अच्छा, वहां से यहाँ पर डाइवर्ट करने का कारण क्या है? क्या कारण है? मेरा वही तो सवाल है कि ये क्यों डाइवर्ट किया गया भाई, क्या जरूरत थी, यानी किस फायदे के लिए किया गया, क्या उससे हासिल क्या हुआ? दूसरी बात ये है, अगर 56, 57, 58 में रहता था ना मोहिन भाई, स्टेशन वालों को नजदीक पड़ता बराबर। अब स्टेशन वालों को पूरा यहाँ एमएमवेली आना पड़ता है बराबर, है ना। जो नया रोड बन रहा है 3 साल से सुन रहे हैं काम कंप्लीट हो जाएगा, अभी तक काम तुम देख लो कहाँ तक गया है, काम भी कंप्लीट हुआ नहीं। तो तुमको आना है घूम के शिमला पार्क से, तो स्टेशन की जो मैयत है उसको यहाँ लाने में कितनी तकलीफ होती है ना। उसके बाद में फिर दफन करने के लिए अपने को कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो बिलाल भाई, ये कौसा एमएमवेली में जो सरकारी हॉस्पिटल पिछले कई सालों से बन रहा है, अब तक बन के तैयार नहीं हुआ, और उससे लग के जो रोड है जो एमएमवेली से मित्तल को निकलता है, वो भी कई साल हो गए बनते हुए, लेकिन अब तक वो भी नहीं बना। तो आखिर कैसा विकास है, क्यों इतनी धीमी गति से एनसीपी का विकास होता है? बात अगर रोड की करें, डिवाइडर जो देखिए आप, वो डिवाइडर भी मतलब ये बोल के तोड़ा गया था कि मतलब बहुत जल्द इसको बना दिया जाएगा। आज 3 से 4 महीने के होने को आए, वो पूरी तरीके से डिवाइडर का काम भी नहीं हुआ, वो भी अधूरा पड़ा है। तो आखिर ये आधा अधूरा विकास जिसको एनसीपी बड़े बड़े दावे करती है, शहर को संघाई बनाने की बात करती है, तो क्या ऐसे संघाई बनता है? आधे अधूरे काम जो पिछले कई सालों से हो रहे विकास, जो अब तक पूरे नहीं हुए, वो विकास बोलेंगे ना, आपको लगता है मुमरा शंघाई बन रहा है? अरे भाई, शंघाई क्या बन रहा है भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ, विकास की बात क्या मालूम। अभी तुमने एक
हटके कुछ सुविधा करके दी पब्लिक को। अभी तुम बोलोगे कि हमने रोड बनाए, तो रोड तो बेसिक चीज है, वो तो तुमको बनाना ही है। तुमने मुमरा के लिए विकास क्या किया? जो विकास वर्ड है ना, विकास क्या किए, है ना? उर्दू जबान जो आज ये पूरा मुस्लिम एरिया है ना, यहाँ पर उर्दू चलती है। उर्दू लाइब्रेरी है क्या? सलाटर हाउस नहीं है। सलाटर हाउस नहीं है। आज वो सलाटर हाउस अगर बना होता ना वहीं भाई, मैं समझता हूँ कम से कम एक कई हजारों पब्लिक को काम धंधा मिलता था, रोजी पानी चालू होती थी। कैसा? ट्रांसपोर्ट वालों को चालू हो जाता था, मजदूर चालू हो जाता था, कुरैशी लोग जो कसाई लोग रहते वो चालू हो जाता था, सबको एक रोजी पानी चालू होती थी। गर्ल्स हॉस्टल बनने वाला था, वो नहीं बना अभी तक, है ना? हज हाउस का दावा किया जा रहा है, वो नहीं बना। क्या बना रहे अपन? विकास क्या हुआ? तुमने रोड बनाए ना, रोड की भी हालत तो तुम खुद ही रोड पे बैठ के दिखा रहे हो, देखो कैसा काम है, तो फिर विकास क्या हुआ? जीरो। मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं। मतलब आपको शहर में विकास नजर नहीं, बैनर पे दिखता है, कहीं नजर आता, बैनर पे दिखता है, होर्डिंग और बैनर पे नजर आता। अभी वो बीच में मैंने एक न्यूज देखा जिसमें वो एनसीपी के युवा नेता थे हाशिम, उसने पूरा विकास बताया कि सिर्फ बैनर के ऊपर ही विकास होता है। और उसने ये बोला कि सुबह में ना बीजेपी के नेता आने वाले थे, हमारे निरंजन दावकरे साहब आने वाले थे, किरीट सोमैया जी आने वाले थे, संजय केलकर जी आने वाले थे, तो रातों रात इन लोग ने जल्दी जल्दी कंकरी डाले। ये भी उसने खुद ने बोला, है ना? एनसीपी का ही था ना वो, तो बाद में उसको अभी बोले कि हमने तुमको पार्टी से निकाल दी। मगर विकास तो फिर एनसीपी वालों को भी पता है, कबूल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। और बिलाल भाई, सबसे आखिर में, जैसे कि आप भी जानते हैं कि फरवरी के अंदर थाने के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस चुनाव के अंदर आपकी जो पार्टी है बीजेपी, क्या भूमिका होगी? क्या वो अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारेगी? और अगर उतारेगी तो आपको क्या लगता है कितने कैंडिडेट उतारेगी चुनाव मैदान में? नहीं, इस बार इंशाल्लाह ऐसा है कि हम हर सीट से लड़ेंगे। अच्छा। बीजेपी हर सीट से इस बार सबको उतारेगी। दूसरी बात ये, नशे का जो मुद्दा है मोइन भाई अपने इधर, नशे का मुद्दा, नशे के लिए बीजेपी खड़ी। मतलब ये भी एक अहम मुद्दा होगा, अहम मुद्दा है पार्टी का। नशे के लिए हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है। आप ये समझो, जो हमारी आने वाली नस्लें, जो हमारे बाल बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो रहे। एक चीज क्या होता है कि भाई चलो अपने को लॉस हो गए, मगर ये तो नस्ल, तुम्हारा अपना मुमरा का फ्यूचर, हिंदुस्तान का फ्यूचर, जो बच्चे वो बर्बाद हो रहे। एक नशा बेहद मुद्दा है। उसके अलावा यही जो विकास की जो बातें हैं, ये सब हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब के लिए बीजेपी खड़ी रहेगी। और बीजेपी खड़ी रहेगी बोले तो मैं पर्सनल मेरा बताऊं ना भाई, तो अभी अपन ने हॉस्पिटल का मैं बताया, कोविड के टाइम पे अपन ने कितना काम किए, है ना? उसके अलावा आप देख लो तलावपाली के ऊपर जो हमारे जाली लगी हुई है, वो भी आपने मैंने वो लगवाया था फडनवीस साहब को बोल के जी। वो भी काम अभी भी अधूरा है, अभी वो कॉन्ट्रेक्टर को भी पकड़ना पड़ेगा वापस से। सिर्फ जाली लगाने की बात नहीं हुई थी, पूरा वहाँ पर गार्डन बनने वाला था, टॉयलेट, बाथरूम, वो शावर जो वो था, पानी पूरा साफ करने वाला था, वो भी सब गोलमाल हुआ है। अभी वापस उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। तो ये विकास हम लोग ने बीजेपी वालों नहीं किया भाई, ये सब जो काम किए ना। अच्छा, आपके माध्यम से एक चीज़ और बता दूं, मैं एक प्रोग्राम रखने वाला हूँ इंशाल्लाह अभी, जिसमें ना अपन अभी जैसे कि जॉब फेयर लगते ना जी, आधार कार्ड और रोजगार मेला, खाली आधार कार्ड जमा करो, तुम्हारे सर्टिफिकेट जमा करो, बाद में भूल जाओ। तो अपना वैसा कैम्प नहीं है। मैंने इसके पहले लगाया था, मोदी जी की हमारी स्कीम है, वो स्कीम के तहत मैंने लगाया था। सिर्फ 45 लोगों का मेरे पास फॉर्म आया था। और मोइन भाई मेरे पास पूरी वीडियो है, फोटो सब है, आपको चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। मेरे हाथ से मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया। अच्छा। 16,000 रुपये स्टार्टिंग पगार, बैंक के रिलेटेड सब काम था, बैक ऑफिस काम था। तो वही कैंप में अभी वापस लगाने वाला हूँ इंशाल्लाह। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। डेट फिक्स, हाँ, मैं आपके माध्यम से वापस एक बार फिर उसका अपन डेट अनाउंस करेंगे। तो मेरी यही सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अगर जिसको भी जॉब के लिए चाहिए, 12th पास चाहिए उसके अंदर, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना क्या मोइन भाई, अगर आदमी काम धंधे पे है ना, तो उस सिटी का ना क्राइम रेट कम होगा बराबर। क्योंकि बेरोजगारी और बेकारी जो जुर्म करने का बढ़ावा देती है। बिल्कुल, आप ये समझो, अगर बच्चा काम धंधे पे है ना, सुबह जॉब पे जाएगा, शाम में आएगा, क्या करेगा? खाना खाएगा, सो जाएगा, कोई मगजमारी नहीं। तो मेरा पहला टारगेट ये रहता हमेशा कि मैं पहले ना जॉब पे लगाऊं। अब ये तो फेयर लगा रहा हूँ, बाकी ऐसा भी कभी कितने फ़ोन आते ना, तो मैं कहीं जानूँ को लगाता हूँ, वो पता लगे। मगर एक ये फेयर लगाऊंगा मैं आपके माध्यम से इंशाल्लाह बताएंगे फिर। और बिलाल भाई, शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे आगामी मनपा चुनाव को लेके?
मनपा चुनाव के लिए मेरी ये दरख्वास्त है सभी से कि देखिए, जैसा कि हमेशा होता है कि भाई चलो एक लिफाफा आ गया अपन उसको वोट दे देंगे, वो लिफाफे वाले वोट मत डालो भाई। वो लिफाफे में क्या निकलेगा? मगर तुम्हारा 5 साल चले जाता है, फिर उसके बाद में आज ये सब चीज़ें झेलना पड़ती है जो अपन झेल रहे। तो ऐसे को चुन के लाओ जो अपना काम करे, पढ़े लिखे को चुन के लाओ, ऐसी पार्टी को चुनो जो पहले से मजबूत है। अभी हम सेंट्रल में मजबूत है ना। तो मेरा सबसे दरख्वास्त है कि बीजेपी को मौका दो और देखो। बीजेपी बोले तो अभी मैं भी बीजेपी में हूँ, मगर मैं काम तो कौम के करता हूँ ना। पार्टी काम करने के लिए देती है काम। बीजेपी ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो तुमको नहीं करने देगी। सिर्फ मेरे फेसबुक में निकाल लो मैंने कितने काम किया हूँ और क्या किया हूँ, सब बीजेपी से ही किया हूँ ना मैंने तो मेरी ये मांग है सभी से, यानी दरख्वास्त है कि वोट दे। वोट आप लोगों का हक है। वोट की जो जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन घूमने मत निकल जाओ, वोटिंग करो। आज अपने इधर मोइन भाई 13 लाख की आबादी है, वोटिंग कितनी होती है? 2 लाख वोटिंग होती है। 13 लाख की आबादी के अंदर 2 लाख वोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर तो है ना, सबके वोटर आईडी किसका बम्बई का है, किसका गांव का है, किसका किधर का है, यहाँ पर खाली रह रहे। ऐसा मत करो, अपने वोटर आईडी बनाओ, अपने वोट जो तुम्हारा हक है वो हक अदा करो। क्योंकि आज तुम जिसको वोट डालोगे ना वही तुमको 5 साल तक फिर काम करके देने वाला है। तो मेरी दरख्वास्त है बीजेपी को मौका दो, और बीजेपी जब आ गई ना फिर आप मेरे को बताओ यहाँ पर तुमको नशा भी दिखता क्या, ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे को। तो दोस्तों, ये थे बीजेपी के दिग्गज नेता बिलाल शेख, जिनसे हमने शहर के तमाम मुद्दा चाहे वो ट्रैफिक का हो, मुद्दा चाहे कब्रिस्तान का हो, मुद्दा चाहे विकास का हो, सारे मुद्दों पे उनसे हमने बात की। और बिलाल शेख ने हमारे सभी सवालों का जो हमने उनसे पूछे थे बड़े स्पष्ट तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। अब देखना ये है कि इनकी जो पार्टी बीजेपी, जैसे कि बिलाल भाई का कहना है कि इनकी पार्टी भी चुनाव के अंदर जो आगामी मनपा चुनाव है लगभग सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी कितने कैंडिडेट चुन के थाना मनपा के महासभा में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स।